अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के अंतर्गत साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की। इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। मैंने कुछ समय पहले कुछ वीडियोस में बताया था आपको कि उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है, अर्थात कोई भी उत्पादन हो, वस्तुगत उत्पादन हो या सेवागत उत्पादन हो, उसके लिए 4 कारक या 4 फैक्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यमशीलता, जिसे हमने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिए, आप इस चार्ट पर गौर कीजिए। उत्पादन के कारक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि 4 है: भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यमशीलता, लैंड, कैपिटल, लेबर तथा एंटरप्रेन्योरशिप। अब ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति है जो इन उत्पादन की गतिविधियों को संभव बना रहा है, कोई उत्पादन कर रहा है। अब इस उत्पादन में 4 तरह की चीज़ें चाहिए, जैसे कि भूमि। मान लीजिए कि कोई कृषक है, वो कृषक कृषि करना चाहता है, उसने भूमि ली किसी से। अब वो कैसे ले सकता है? मान लीजिए कि उसने किराए पर ली, वो भूमि उसकी नहीं है। जिसने भूमि दी उसको उत्पादन के लिए, उसको क्या प्राप्त होगा? अर्थात उत्पादन की लागत में अगर भूमि है, ध्यान दीजिए, अगर उत्पादन के लिए भूमि एक फैक्टर है तो उसकी लागत क्या है? ये इंस्टीट्यूट जो आनंद सुपर 100 है, इस आनंद सुपर 100 इंस्टीट्यूट जो आपको सेवाएं देता है, इसके लिए भूमि अर्थात वो कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो मुझे चाहिए इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने के लिए। भोरकुआ, इंदौर के भोरकुआ क्षेत्र का वह भूभाग जो कि प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यहीं पर सेवागत गतिविधियों का उत्पादन हो रहा है और आपको डिलीवर हो रहा है। अर्थात ये जो लैंड है, अब ये जो लैंड मेरे पास है, इसकी लागत क्या है? इस कारक की लागत क्या है? तो बच्चों, इस भूमि के बदले मुझे देना पड़ेगा किराया। अर्थात भूमि की लागत, लैंड की लागत है रेंट अर्थात किराया। पूंजी, मुझे संस्थान चलाना था, शुरू करना था, तो मैं बैंक गया, बैंक से पैसा लिया। ये पैसा मैंने उपभोग खर्च के लिए नहीं लिया, बल्कि उत्पादन के लिए लिया। ये मेरे लिए हो गया पूंजी। और ये पूंजी कैसी है? ये पूंजी है वित्तीय पूंजी। और इस वित्तीय पूंजी के लिए मुझे क्या चुकाना पड़ेगा? मुझे बैंक को क्या देना पड़ेगा? मुझे बैंक को देना पड़ेगा ब्याज। तो कैपिटल की जो लागत है वो क्या है बच्चों? कैपिटल की लागत है बच्चों, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट। भूमि की लागत रेंट, पूंजी की लागत है ब्याज, कैपिटल की लागत है इंटरेस्ट। कुछ लेबर हैं जो काम कर रहे हैं, श्रमिक हैं, उनके मुझे क्या देना पड़ेगा? श्रमिकों को मुझे देना पड़ेगी उनकी पारिश्रमिक, उनकी मजदूरी, वेजेस। लेबर की जो कॉस्ट है वो है क्या है? वेजेस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक उद्यमी के रूप में ये संस्थान चला रहा हूँ। मेरे मन की चाहत, एंटरप्रेन्योरशिप, कि मैं ये संस्थान चलाऊँ और इससे लाभ कमाऊँ। इस एंटरप्रेन्योरशिप की लागत क्या है? मुझे क्या मिलेगा? उत्तर है लाभ। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन के लिए 4 चीज़ें चाहिए: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। और इसके बदले क्या चुकाना पड़ेगा? इनकी लागतें क्या है? इनकी लागत है भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी और एंटरप्रेन्योरशिप की या उद्यमशीलता का लाभ। इस प्रकार किराया, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ, इन चारों को छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगी लागत। मान लीजिए कि पार्ले जी एक बिस्किट है। इस पार्ले जी बिस्किट जो कि बाज़ार में 5 रुपये का बिकता है, इसके लिए 1 यूनिट पार्ले जी बिस्किट के उत्पादन के लिए 1 रुपये किराया देना पड़े, 1 रुपया आपको देना पड़े ब्याज के रूप में, 1 रुपया देना पड़े मजदूरी के रूप में और 1 रुपया देना पड़े लाभ के रूप में, तो उस पार्ले जी बिस्किट की जो लागत है वो है 4 रुपये। बाद में टैक्सेशन को एडजस्ट करने के बाद ये बाजार में बिकेगा 5 रुपये का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब किसी देश की राष्ट्रीय आय के लिए उत्पादन के कारकों की लागतों को शामिल करके मूल्य को जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। इसको मैं सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि भारत एक देश है और वर्ष 2019-20 में केवल एक पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन हुआ। अब भारत की राष्ट्रीय आय क्या है?
भारत की जीडीपी क्या है, भारत की जीएनपी क्या है? इसके दो उत्तर हैं। अगर बाजार मूल्य देखोगे तो ये हो जाएगी 5 रुपये, परंतु अगर आप फैक्टर, ये जो कारक हैं उनकी लागतों के आधार पर निकालोगे तो वो हो जाएगा 4 रुपये। तो इस प्रकार जब किसी देश के राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए उसकी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी या एनएनपी की गणना करते हैं और उसमें बाजार मूल्य की जगह उस उत्पादन में जो कारक, जो फैक्टर्स काम आए हैं, जो 4 हैं, उनकी लागतों को जोड़ा जाता है, कारक लागत को जोड़ा जाता है, तो वो कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कही जाएगी। अर्थात जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पार्ले जी का बिस्किट ही बना है, तो भारत की जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी है फैक्टर कॉस्ट पर 4 रुपये। इस प्रकार बच्चों अगर हम इसको परिभाषित करें कि कारक लागत पर राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसको आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के कारकों की लागतों के आधार पर गणित की जाती है, काउंट की जाती है, तो इसे कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसा कि आपने अभी कारक लागतों पर राष्ट्रीय आय को देखा, अब हम बात करते हैं बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि मान लीजिए कि भारत में एक वित्तीय वर्ष में 2019-20 में केवल एक पार्ले जी बिस्किट बना, उसी का उत्पादन हुआ और उसकी जो फैक्टर कॉस्ट थी वो थी 4 रुपये, परंतु मैंने आपको ये भी बताया कि उसका बाजार मूल्य था 5 रुपये। बड़ी अजीब सी बात है कि फैक्ट्री से बनाने वाले का लाभ शामिल है इसमें, लाभ शामिल होने के बाद भी ये बाजार में बिक रहा है 5 रुपये का। ऐसा क्यों? कोई चीज़ फैक्ट्री से निकलने के बाद बाजार या आप तक जब पहुंचती है तब उसके मूल्य में या तो वृद्धि होती है या कमी। ये कैसी बात है, इसको समझ लीजिए। बाजार मूल्य या तो कारक मूल्य से अधिक होगा, सामान्यतः अधिक ही होता है, या उससे कम होता है, और इसके लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार हैं। अगर अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अभी मैं टैक्स की चर्चा आपसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टैक्सेशन के लिए एक अलग टॉपिक है पूरा। कर 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष कर तथा सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? राज्य सहायता। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट है। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। मान लीजिए सब्सिडी क्या है? 0 रुपये। परंतु एक पार्ले जी बिस्किट पर जो कि 4 रुपये मूल्य का है, उस पर जो अप्रत्यक्ष कर है, सारे कर मिलाकर, मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सेल टैक्स। एक ही उदाहरण से समझते हैं। सेल टैक्स है 1 रुपये, बिक्री कर है, तो 4 रुपये का पार्ले जी बिस्किट जब 1 रुपये के टैक्स के साथ, अप्रत्यक्ष कर के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है 5 रुपये का। अर्थात पार्ले जी बिस्किट अगर किसी देश के लिए एक वर्ष में होने वाला उत्पादन है, तो उसमें अगर हम सब्सिडी को घटा दें व अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दें तो हमें बाजार मूल्य मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलतियाँ होती हैं। किसी वस्तु का मूल्य कब बढ़ता है? जब उस अप्रत्यक्ष कर के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी वस्तु का मूल्य कब घटता है? अब आप कहेंगे सर कब घटता है? उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य साधन लागत पर है 10 रुपये या 15 रुपये, जो भी मानना हो, 15 रुपये मान लीजिए। अब सरकार ने इसको सब्सिडाइज किया और आपको पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर, सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर या पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत इसका मूल्य होगा आपके लिए 1 रुपये किलोग्राम। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार ने 15 रुपये किलो के गेहूं को आपको 1 रुपये किलोग्राम में दिया, यानी कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य आपके लिए पीडीएस की दुकानों पर कितना हो गया? 1 रुपये। 14 रुपये की सब्सिडी। टैक्स तो लगा ही नहीं इस पर, टैक्स हटा दिए। टैक्स जोड़ने के बाद, वह सब्सिडी घटाने के बाद इसका मूल्य हो गया 1 रुपये किलो। ध्यान दीजिए, तो जब हम लागत मूल्य में, कारक लागतों के मूल्य में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी को घटाते हैं, तब हमें बाजार मूल्य मिलता है। तब हम बच्चों बात करते हैं बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की। तब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब आप
कारक लागतों पर या लागत मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना कर लें, उसमें समस्त प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें व सब्सिडी घटा दें, तब आपको मिल जाएगा बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। जीडीपी या एनडीपी या जीएनपी या एनएनपी एट मार्केट प्राइस। फिर से ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय में जब अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिए तथा सब्सिडी को घटा दें, तब आपको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो बाजार मूल्य इक्वल टू कारक लागत मूल्य प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और इस प्रकार बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमने देखा कि मौद्रिक मूल्यांकन का योग ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब इस मौद्रिक मूल्यांकन को समझना है तो थोड़ा सा आप इस तरह से समझें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तव में राष्ट्रीय आय जो है वो होने वाला उत्पादन है, वो चाहे जीडीपी के अंतर्गत आर्थिक भौगोलिक सीमा में होने वाला उत्पादन हो या फिर राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किसी देश के नागरिकों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन हो। वस्तुतः आय तो यही है, परंतु इसको निरूपित करने के लिए हम इसको मॉनेटरी वैल्यूएशन में तब्दील करते हैं ताकि उसकी गणना बेहतर तरीके से हो सके। परंतु जब हम मूल्यांकन करते हैं, मॉनेटरी वैल्यूएशन करते हैं, तब उसमें एक समस्या आती है, और ये समस्या मुद्रा की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम सामान्यतः मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के साथ कोरिलेट करके समझ सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि व्यक्ति का नाम है रामलाल। रामलाल वर्ष 2010 में प्रतिदिन 10 लीटर दूध का उत्पादन किया करता था, और इस प्रकार उसकी प्रतिदिन की जो इनकम है 2010 के मूल्यों पर मान लीजिए कि 20 रुपये प्रति लीटर दूध का मूल्य है उस समय, तब उसकी आय हो जाती थी 200 रुपये प्रतिदिन, एक माह की 6,000 रुपये और पूरे वर्ष की 72,000 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2020 में वही रामलाल वही दूध 10 लीटर प्रतिदिन का उत्पादन कर रहा है, उत्पादन सेम है, परंतु दूध का मूल्य हो गया है 50 रुपये प्रति लीटर। अब अगर ऐसा है तो रामलाल की प्रतिदिन की मौद्रिक आय हो गई 500 रुपये, महीने की हो गई है 15,000 रुपये, और वर्ष की आप समझिए कि हो गई है 1,80,000 रुपये। अब आप ध्यान दीजिए, उत्पादन 10 लीटर दूध प्रतिदिन का ही है 2010 में भी और 2020 में भी, किंतु इनका मॉनेटरी वैल्यूएशन अलग अलग है। तो हो सकता है रामलाल को ये भ्रम हो कि 2010 में मैं इतने रुपये कमाता था, अब मैं 2020 में इतने रुपये कमाता हूँ, तो मेरी आय में इतनी वृद्धि हुई। तो मौद्रिक आय में तो वृद्धि हुई है, परंतु क्या वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई? उत्तर है नहीं। इसी समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आधार वर्ष को लिया जाता है, बेस ईयर के कॉन्सेप्ट को लाया जाता है। अब ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा भारत सरकार मिलकर, ध्यान रखें, एक ऐसे वर्ष को सामान्यतः एक दशक में एक वित्तीय वर्ष को बेस ईयर के रूप में चुना जाता है। एक ऐसा वर्ष जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला ना हो, बल्कि एक औसत साल रहा हो, उसको हम बेस ईयर चुनते हैं और उसी बेस ईयर के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जनवरी 2015 में यह निर्धारित किया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो बेस ईयर था, जो कि 2004-05 था, इसको बदलकर 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर, ध्यान रखें, वित्तीय वर्ष 11-12 के आधार वर्ष को चुनकर उसको बेस ईयर बनाकर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। इसी उदाहरण को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए कि वर्ष 2011-12 में दूध का मूल्य था 30 रुपये प्रति लीटर। अब इस हिसाब से वर्ष 2010 में रामलाल की आय कितनी हो जाएगी? रामलाल की आय हो जाएगी 300 रुपये प्रतिदिन। अब इसी 30 रुपये प्रति लीटर का जो आधार मूल्य है, इसको हम अप्लाई करते हैं 2020 में। 2020 में भी 10 लीटर प्रतिदिन का दूध का उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार अगर 30 रुपये प्रति लीटर का जो आधार मूल्य है उसको हम चुने और उसको अप्लाई करें तो 2020 में भी रामलाल की आय 300 रुपये प्रतिदिन होगी। इस प्रकार रामलाल को ये पता होगा कि वर्ष 2010 में और 2020 में उसकी मौद्रिक आय 300 रुपये प्रतिदिन ही है, वास्तविक उत्पादन भी 10 लीटर दूध का है जो कि प्रतिदिन का है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम बेस ईयर को आधार बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो वहाँ पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को हम उससे अलग कर देते हैं। मुद्रास्फीति एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जिसके अंतर्गत हमें आय तो बढ़ती हुई दिखती है परंतु वास्तव में वो आय नहीं बढ़ी होती है। तो बच्चों, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जब हम एनडीपी की बात करते हैं, जब हम जीएनपी की बात करते हैं, जब हम एनएनपी की बात करते हैं, तो उसको बेहतर तरीके से जानने के लिए हम उसकी गणना आधार वर्ष पर करते हैं। जैसे कि अभी तक 2019-20 तक राष्ट्रीय आय की गणना हम 2011-12 के आधार वर्ष के मूल्यों पर कर रहे हैं। इसको हम स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए आधार वर्ष या स्थिर मूल्यों पर या आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय के रूप में निरूपित करते हैं। इसके विपरीत जब हम उस आधार वर्ष के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना ना करते हुए करंट प्राइस, बाजार में जो मूल्य चल रहा है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करें तो वह चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के रूप में निरूपित किया जाता है। इससे क्या दिक्कतें होंगी? इससे हमें ये दिक्कतें होंगी कि रामलाल को भ्रम होगा कि 2010 में उसकी आय 300 रुपये प्रतिदिन थी, अब उसकी आय 2020 में, चूँकि दूध का मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 500 रुपये प्रतिदिन। तो चालू मूल्यों पर प्रभाव होता है बाजार में जो मुद्रा के उतार चढ़ाव का, या फिर कहेंगे इन्फ्लेशन के बढ़ने या घटने का। फिर से राष्ट्रीय आय की गणना के पुनः दो तरीके हम देख सकते हैं। नंबर 1, स्थिर मूल्यों पर या आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय की गणना, और दूसरी तरफ है करंट प्राइस पर, चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना। ध्यान ये करें कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय चालू मूल्यों की अपेक्षा स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करना कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह इन्फ्लेशन को प्रभाव को समाप्त करके आपको राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों को दिखाता है। तो बच्चों, अभी तक हमने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो अवधारणाएं देखी उसको हम फिर से एक बार दोहराते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर नज़र डालिए। राष्ट्रीय आय को निरूपित करने के दो आधार हो सकते हैं। नंबर 1 जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल। जब हम क्षेत्रफल को आधार बनाते हैं तब जीडीपी तथा एनडीपी कॉन्सेप्ट आता है। वहीं जब जनसंख्या को आधार बनाते हैं तब जीएनपी तथा एनएनपी का कॉन्सेप्ट आता है। अब जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी तथा एनएनपी को हमने देखा साधन मूल्यों पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हमने देखा उसको बाजार मूल्यों पर, मार्केट प्राइस पर। साधन मूल्यों पर और बाजार प्राइस पे या बाजार मूल्यों पे जो अंतर है वो सब्सिडी तथा अप्रत्यक्ष करों का अंतर है। इसको हमने डिटेल में समझा। इसके बाद अब ये 8 प्रकार के हो गए। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हमने स्थिर मूल्यों पर तथा चालू मूल्यों पर, या फिर कहें कि बेस ईयर प्राइस पर और करंट ईयर प्राइस पर फिर हमने राष्ट्रीय आय को फिर विभाजित किया। तो इस प्रकार आप टेबल देखिए, ये 16 प्रकार की राष्ट्रीय आय को आप जान सकते हैं। ध्यान रखना कि ये सभी राष्ट्रीय आय को निरूपित करते हैं, परंतु इसमें से हर एक संकल्पना, हर एक कॉन्सेप्ट अलग प्रकार से राष्ट्रीय आय को दर्शाती है। जैसे कि जो जीडीपी है आपका, वो जीडीपी आपको क्षेत्रफल, आर्थिक भौगोलिक क्षेत्रफल में होने वाले उत्पादन को दिखाता है। वहीं जीएनपी या एनएनपी, जीएनपी जो है वो आपको देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में होने वाले कुल उत्पादन को दिखाता है। वहीं जब आप मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को सेपरेट करते हैं जीडीपी या जीएनपी से, तब आपके सामने एनडीपी तथा एनएनपी आता है। अर्थात एनडीपी और एनएनपी मूल्यह्रास को घटाने के पश्चात आपको मिलेगा। वहीं आगे बढ़ें, फैक्टर कॉस्ट या लागत मूल्यों पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना करनी हो तब आपको फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसको आगे बढ़ाएं और बाजार मूल्यों की तरफ बढ़ें, तब फिर आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर कॉस्ट और बाजार मूल्यों में सब्सिडी और अप्रत्यक्ष करों का जो योगदान है उसके बाद में आपको बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी पड़े। इस तरह से बच्चों आगे बढ़ें, और राष्ट्रीय आय में अगर इन्फ्लेशन के प्रभावों को हटाना हो तब हम स्थिर मूल्यों पर या फिर बेस ईयर के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। वहीं अगर हमें करंट प्राइस पर या चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी हो तो हम करंट प्राइस पर भी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ये 16 प्रकार की संकल्पनाएं आपको अलग अलग प्रकार से राष्ट्रीय आय को दर्शाती है।